Hello everyone, welcome back to my channel Creative Mind. This is chapter number 7 of class 12th Modern Indian Art. इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में एंड इसके जो भी आर्ट इससे रिलेटेड जो भी मेन आर्टिस्ट थे उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जिन्होंने मॉडर्न आर्ट को डेवलप किया था इंडिया में, इसीलिए वो इंडियन मॉडर्न आर्ट के नाम से रिप्रेजेंट हुई। तो जो आज का जो कंटेंट है वो देखिए, न्यू तांत्रिक आर्ट ग्रुप 1890, ट्रेसिंग द मॉडर्न इंडियन आर्ट। इन तीन जो 3 मेन टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे एंड जो लास्ट टॉपिक है हमारा ये ट्रेसिंग द मॉडर्न इंडियन आर्ट, इसके कुछ सब टॉपिक्स भी हैं जिन्हें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो टॉपिक्स हैं, बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न आर्ट, आइडिया ऑफ स्वदेशी इन आर्ट, नेशनलिज्म इन इंडिया, मॉडर्न आर्ट, डिस्टिंक्टिव मॉडर्न अप्रोचेस इन इंडियन आर्ट। इन 5 सब टॉपिक्स को कवर करते हुए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। न्यू तांत्रिक आर्ट। अब तक प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं किस तरह से पहले तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर यूरोपियन आर्ट स्टाइल को डेवलप किया, देन उसके बाद फिर नेशनल आर्ट स्टार्ट हुई इंडिया में, मतलब कि जो यूरोपियन आर्ट स्टाइल थी उसको अपोज करने के लिए कुछ आर्टिस्टों ने मिल करके एक स्टाइल को डेवलप किया जो उसके मतलब उसके अपोज में या उसके अगेंस्ट में उसको स्टार्टअप किया था, जैसे या उसे स्वदेशी आर्ट के नाम से या नेशनल आर्ट के नाम से उसको रिप्रेजेंट किया गया, जिसे बंगाल स्कूल भी बोला गया था। इसके लिए इंडिया के अंदर इंडिया का फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल ओपन किया जिसका नाम कला भवन है। देन फिर कुछ ऐसे आर्टिस्ट हुए जिन्होंने बाद में धीरे धीरे अपने आर्ट में कुछ नई एलिमेंट्स को क्रिएट करते हुए प्रॉपर जो ट्रेडिशन वे में जो काम हो रहा था उससे बिल्कुल अलग हटके काम किया, जो हमारे मॉडर्निज्म की ओर धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे थे। तो इसके लिए कुछ ग्रुप्स भी डेवलप किए गए, जैसे कि कलकत्ता आर्ट ग्रुप डेवलप हुआ, देन उसके बाद पैक ग्रुप डेवलप हुआ। तो जो ये ग्रुप्स बने थे इनके अंदर जो अलग अलग आर्टिस्टों ने डिफरेंट टाइप के स्टाइल के अंदर पर्टिकुलर आर्टिस्ट ने अपनी आर्ट स्टाइल में काम किया, ना कि ग्रुप के अंदर सभी जितने भी आर्टिस्ट थे सभी के अपने आर्ट वर्क अपनी आर्ट स्टाइल अलग अलग थी। तो इस तरह का काम स्टार्ट हुआ जो धीरे धीरे जो मॉडर्न आर्ट था उसको अप्रोच करते हुए हम चल रहे थे। इसी तरह से एक नया आर्ट स्टाइल एब्स्ट्रैक्ट आर्ट स्टाइल आया। एब्स्ट्रैक्ट से ही मिलता जुलता एक नया आर्ट और डेवलप हुआ जिसे नियो तांत्रिक आर्ट बोला गया। दैट मीन्स नव तंत्रवाद कला इसे बोलते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम लोग जो तंत्र के जैसे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को ही तंत्र या जो यंत्र टाइप मैकेनिज्म टाइप में जो फिगर्स होते हैं उनको इसके अंदर लिया जाता है, उसके थ्रू अपनी आर्ट स्टाइल को या अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस तरह का ये एग्जांपल आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस तरह की पेंटिंग्स इस न्यू तांत्रिक आर्ट के अंदर बनाएगी। बेसिकली इसके अंदर मेल फीमेल को प्रकृति का दैट मीन्स नेचर का सिंबल मान करके उसको रिप्रेजेंट किया गया। इस तरह की तंत्र साधना के अंदर या जो तंत्र मंत्रों के अंदर जिस तरह से हम लोग डायग्राम्स देखते हैं, इस तरह के डायग्राम्स को इस आर्टिस्टों ने अपनी पेंटिंग में लेना शुरू किया एंड साथ ही साथ इसके अंदर जो लेटर्स होते हैं, स्क्रिप्ट्स होती है, उनको भी मेंशन किया गया। इसके बारे में देखिए, एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल बिकेम सक्सेसफुल इन द वेस्ट एंड लेटर इन इंडिया एंड नोन एज न्यू तांत्रिक इन इंडिया। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट काफ़ी इंडिया में मतलब वेस्ट में तो ये सक्सेसफुल थी। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट सबसे पहले वेस्टर्न में ही दैट मीन्स जो यूरोपियन कंट्रीज थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसको फेम मिला। इंडिया में ये बाद में फेमस हुई, बट बाद में ये धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी जब
आर्टिस्टों ने इसके बारे में समझा जाना, तो यहाँ के आर्टिस्टों को भी ये आर्ट स्टाइल काफ़ी पसंद आई एंड आर्टिस्टों ने अपना मेन स्टाइल में इसको अडॉप्ट किया। एंड जो यही स्टाइल आगे जाके न्यू तांत्रिक आर्ट के फॉर्म में स्टैब्लिश हुआ, जिसमें आर्टिस्टों ने कुछ अलग टाइप की, जैसे मतलब कि जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट थी उसके अंदर बेसिकली आपके जो मेन फीचर होता है, मतलब जैसे कोई मेन टॉपिक है या मेन जो फिगर हम बनाते हैं उसकी रियलिटी को ना बना करके हम उसको इनडायरेक्ट वे में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मेन फीचर लेते हुए उस टॉपिक को रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली वो रियलिटी से बिल्कुल मतलब अपोजिट होता है। तो उसी तरह की मिलती जुलती एक आर्ट और डेवलप हुई इंडिया में, जिसे न्यू तांत्रिक आर्ट बोला गया। इसमें बेसिकली स्क्रिप्ट्स को भी लिया गया था। इन दिस आर्ट ज्योमेट्रिकल डिजाइन यूज फॉर मेडिटेशन सिंबल्स एंड यंत्रस, एंड इसके अंदर जैसे मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल डिजाइंस को यूज किया गया एंड साथ ही साथ मेडिटेशंस के जो सिंबल्स होते हैं एंड यंत्र जो होते हैं, यंत्र डिजाइंस को उनको इसमें आर्टिस्टों ने क्रिएट किया। इन this work was done when the hippie movement was at its peak in the west। ये आर्ट स्टाइल या जो न्यू तांत्रिक आर्ट स्टाइल था वो इंडिया में काफ़ी उस समय ट्रेंड में ये डेवलप हुआ, या यूँ बोल लीजिए फेमस हुआ, जब वेस्ट में दैट मीन्स ये जो हिप्पी मूवमेंट था ये बेसिकली आपकी यूनाइटेड किंगडम अमेरिका में ये हिप्पी मूवमेंट उस समय में काफ़ी ज़ोर में था, जो बेसिकली जो यंगस्टर्स थे, यंग एज के जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स थे, उनके थ्रू ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, जिसमें बेसिकली हर तरह की बाउंडेशंस को फ्री करके एंड उसमें नॉर्मल वे में या यूँ बोल लीजिए सबको इक्वली उसमें लाइफस्टाइल को वो लोग जीना चाहते थे। इस थॉट को लेकर के ये हिप्पी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वेस्ट में। जब ये मूवमेंट उस समय में अमेरिका में काफ़ी ज़ोर पे था, उसी समय न्यू तांत्रिक आर्ट इंडिया के अंदर काफ़ी फेमस हुआ, इसको किया गया। बैरन डे यूज दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स एंड कलर्स इन हिज आर्ट। बैरन डे ने इस टाइप के पैटर्न्स को, डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स और कलर्स को अपनी आर्ट स्टाइल में यूज़ किया। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बैरन डे आर्टिस्ट एंड बैकग्राउंड में उनका आर्टवर्क भी दिखाया गया है, देखिए सिंबॉलिक फॉर्म में एंड सिंपल सा मिड में एक सर्कल है एंड उसी से मोनोक्रोमिक स्टाइल में पूरा एक डिज़ाइन या यूँ बोल लीजिए उनका एक आर्टवर्क रेडी किया गया है। इन G.R. संतोष पेंटिंग्स sense of a cosmic union of male and female energies can be seen in tantric way। नेक्स्ट जो आर्टिस्ट थे वो G.R. संतोष थे, जिन्होंने न्यू तांत्रिक आर्ट में अपना आर्टवर्क रिप्रेजेंट किया एंड बेसिकली इनकी आर्ट स्टाइल के अंदर इन्होंने जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है, उनको या यूँ बोल लीजिए मेल फीमेल एनर्जी को इन्होंने वहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। मतलब कॉस्मिक यूनियन को वहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है अपनी आर्टवर्क के थ्रू। ये कुछ उनके उसी तरह की इनकी ये पेंटिंग्स है, उनका आर्टवर्क है जो कि पिक्चर्स में दिखाई दे रहा होगा। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ G.R. संतोष ऑल्सो। एंड K.C.S. Panikar used diagrams, script and the pictograph in his paintings। And जो K.C.S. Panikar थे, this is the picture of K.C.S. Panikar, who was the founder of Chola Mandal village। इन्होंने अपनी पेंटिंग्स के अंदर स्क्रिप्ट को, पिक्टोग्राफ को पेंटिंग में यूज़ किया। ये इनकी पेंटिंग, ये इनका आर्ट वर्क है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा मेंशन, आप पेंटिंग्स को ध्यान से देखोगे तो आपको फिगर्स नज़र आएंगे, इसमें स्क्रिप्ट नज़र आएंगी, नंबर्स भी नज़र आएंगे, सिंबल्स भी नज़र आएंगी। ये इनका बनाया हुआ आर्ट वर्क है एंड ये भी न्यू तांत्रिक आर्ट का ही एक फॉर्म है। मतलब कि अभी तक हमने बीरेन डे, K.C.S. पनिकर
जी आर संतोष, ये सारे के सारे न्यू तांत्रिक आर्ट के ही आर्टिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट स्टाइल में आर्ट वर्क किया। राम कुमार, सतीश गुजराल, ए रामचंद्रन एंड द मीरा मुखर्जी वर द इक्लेक्टिसिज्म आर्टिस्ट। और जो राम कुमार, सतीश गुजराल, रामचंद्रन एंड जो मीरा मुखर्जी थे, ये इक्लेक्टिसिज्म आर्टिस्ट थे। इन आर्टिस्ट ने डिफरेंट टाइप के मतलब मल्टीपल आर्ट स्टाइल को कंबाइन करके इन्होंने अपने आर्ट वर्क को रिप्रेजेंट किया, या इनकी जो आर्ट स्टाइल थी उनमें मल्टीपल स्टाइल्स का कॉम्बिनेशन था। इक्लेक्टिसिज्म का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स मल्टीपल जो आर्ट स्टाइल्स होती हैं या मल्टीपल टाइप के जो आर्ट वर्क होता है उसको एक साथ अरेंज करके एक नया क्रिएटिविटी वर्क बनाना। तो इस तरह का वर्क जो जिन्होंने काम किया उसमें राम कुमार, सतीश गुजराल, ए रामचंद्रन एंड मीरा मुखर्जी जैसे आर्टिस्ट शामिल थे। नेक्स्ट ग्रुप है, अभी तक हम लोगों ने कलकत्ता आर्ट ग्रुप को पढ़ा, पैक को पढ़ा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है आपका ग्रुप 1890, एंड इस ग्रुप को इस्टेब्लिश करने वाले थे जे स्वामीनाथन। जे स्वामीनाथन इस्टेब्लिश्ड ग्रुप 1890। दिस इज द पिक्चर ऑफ जे स्वामीनाथन। Swaminathan also wrote a manifesto to declare the main objective of art, in which artists claimed to be free from any ideology. इसके अलावा जो जे स्वामीनाथन थे उन्होंने इसी ग्रुप के अंदर रहते हुए इन्होंने मैनिफेस्टो मतलब एक प्रपत्र भी तैयार किया था, जिसके अंदर क्लियरली उन्होंने ये डिक्लेयर किया था काफ़ी सारे मतलब आर्ट के इन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स को उसमें मेंशन किया था, या यूँ बोल लीजिए उसमें आर्ट के उन्होंने अलग अलग रूपरेखाओं को या नए रूल्स को उसमें मेंशन किया, जिसके अंदर उन्होंने आर्टिस्टों को हर तरह की बाउंडेशन से या हर तरह की आइडियोलॉजी से फ्री होकर काम करने की उसके अंदर पूरी उनको परमिशन मिली हुई थी। गुलाम मोहम्मद शेख, ज्योति भट्ट, अंबा दास, जयराम पटेल एंड राघव खनेरिया and Himmat Shah were the main artists of group 1890. This is the picture of group 1890 members. जे स्वामीनाथन के इस ग्रुप के अंदर ग्रुप 1890 के अंदर 90 में गुलाम मोहम्मद शेख, ज्योति भट्ट, अंबा दास, जयराम पटेल, राघव खनेरिया एंड हिम्मत शाह जैसे आर्टिस्ट इसमें शामिल थे, जिसके अंदर हिम्मत जो शाह थे और राघव खनेरिया ये दोनों ही स्कल्प्टर्स थे, बाकी सारे आपके पेंटर्स थे इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर। मतलब ये जो ग्रुप था इसके अंदर आर्टिस्ट पेंटर भी थे और स्कल्प्टर भी इसमें शामिल थे। This group was short-lived but influenced the next generation of the artists from Cholamandalam School of Madras. ये जो ग्रुप था ग्रुप 1890 ये बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए या शॉर्ट लिव्ड रहा, मतलब कि बहुत ही कम टाइम के लिए ये बना रहा ये ग्रुप। बट ये जो ग्रुप था इसका जो इन्फ्लुएंस था या जो इसका इम्पैक्ट था उसका इम्पैक्ट इतना मतलब इस ग्रुप ने अपना जो इन्फ्लुएंस या इसका जो इम्पैक्ट था वो नेक्स्ट जनरेशन चोलामंडल स्कूल मद्रास का जो चोलामंडलम स्कूल था, एक चोलामंडल एक आर्ट विलेज है, आर्टिस्टिक विलेज है, वहाँ के आर्टिस्टों का के ऊपर इसने अपना मेन इम्पैक्ट छोड़ा। मतलब कि जो चोलामंडल स्कूल के जो कि बेसिकली मद्रास से बिलोंग करता है, एंड इसके जो फाउंडर थे कौन, केसीएस पन्नीकर थे। केसीएस पन्नीकर इसके फाउंडर थे। वहाँ के आर्टिस्टों के ऊपर ग्रुप 1890 का काफ़ी इम्पैक्ट दिखाई देता है, या यूँ बोल लीजिए यहाँ के आर्टिस्ट ग्रुप 1890 से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, या उनका इन्फ्लुएंस इनकी आर्ट स्टाइल में क्लियरली शो अप होता है। दिस इज द ग्रुप 1890, इंडियाज इंडिजीनियस मॉडर्निज्म।
ये इस तरह से ग्रुप 1890 को पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेसिंग द मॉडर्न इंडियन आर्ट। अब जो मॉडर्न इंडियन आर्ट के क्या क्या किस तरह से इसकी ट्रेसिंग हुई या किस तरह के उसके ट्रेसेस दिखाई देते हैं पेंटिंग्स में या आर्ट के फील्ड में। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, बिगनिंग ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। मॉडर्निज्म केम टू इंडिया एज एंड द आर्ट मूवमेंट व्हेन इट वाज अंडर ब्रिटिश रूल। एंड ये जो ट्रेसिंग है दैट मीन्स मॉडर्न इंडियन आर्ट के स्टार्टिंग से लेकर के कैसे कंप्लीट ये अपने प्रॉपर फॉर्म में आया, ये उसका पूरा इसमें बताया गया है। एंड अगर आप इसको गौर करोगे इस टॉपिक को, तो ये आपके चैप्टर नंबर 6 से पूरा रिलेटेड है। तो इंडिया में मॉडर्न इंडियन आर्ट की कैसे स्टार्टिंग हुई, तो बेसिकली जो मॉडर्निज्म था वो ब्रिटिश रूल्स के थ्रू ही इंडिया में स्टार्ट लाया गया था। एंड इंडिया के अंदर बाद में ये इंडियन आर्ट मूवमेंट के रूप में स्टैब्लिश हुआ था। एट दैट टाइम आर्टिस्ट एज गगेंद्र नाथ, अमृता शेरगिल एंड द जामिनी रॉय entered the field of modernist art in early 1930s। 1930s की टाइम पीरियड में गगेंद्र नाथ, अमृता शेरगिल और जो यामिनी रॉय थे, इन्होंने अपनी जिस आर्ट स्टाइल में इन्होंने काम किया था वो बेसिकली मॉडर्न आर्ट के फॉर्म में ही इन्होंने काम शुरू कर दिया था, क्योंकि इनका काम या इनका जो आर्ट वर्क था जो प्रॉपर या ट्रेडिशन वे में जो काम चला आ रहा था उनसे बिल्कुल अलग हटके था। दैट मीन्स वो मॉडर्निज्म की और हम लोग काम स्टार्ट कर चुके थे, और जिन्होंने काम स्टार्ट किया था उनके अंदर गगेंद्र नाथ का नाम आता है, अमृता शेरगिल का नाम आता है एंड यामिनी रॉय का आता है। गगेंद्र नाथ ने क्यूबिज्म स्टाइल में काम किया था, अमृता शेरगिल के आर्ट स्टाइल में इंडियन एंड यूरोपियन दोनों आर्ट स्टाइल का मिक्सचर नज़र आता है। एंड जामिनी रॉय ने प्रॉपर जो बंगाल फोक आर्ट थी उससे इन्फ्लुएंस होकर अपनी आर्ट स्टाइल को डेवलप किया था। तो सभी में अलग अलग तरह के कुछ फीचर्स थे जो मॉडर्निज्म की ओर इंडिकेट करते जा रहे थे, या स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते चले जा रहे थे। और ये काम कब स्टार्ट हो गया था, 1930s के दौर में ये काम स्टार्ट हो चुका था। मॉडर्न आर्ट केम टू अप when academic realism began to be rejected in art academics in Europe। और जो मॉडर्न आर्ट था वो बेसिकली कब स्टार्ट हुआ, जब मतलब कि जब इसे अकेडमिक मतलब पश्चिम के अंदर, यूरोप के अंदर जो आर्ट जो स्कूल्स थे वहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसको रिजेक्ट कर दिया गया एंड ये रियलिज्म की और ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। दैट मीन्स आर्टिस्टों ने आर्ट स्कूल्स के अंदर मतलब एक बंद कमरे में या एक आर्ट वर्कशॉप के अंदर बंद होकर के या वहाँ पे बैठ के काम करना बिल्कुल उन्होंने नकार दिया एंड उन्होंने खुले इन्वायरमेंट में अपने तरीके से काम मतलब रियलिज्म को लेकर के काम स्टार्ट किया। तो वहाँ पे फिर मॉडर्न आर्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगी थी और ये काम यूरोप से स्टार्ट हुआ था। कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न आर्ट। अब मॉडर्न आर्ट के डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का भी मेन कंट्रीब्यूशन रहा, काफ़ी अहम भूमिका रही। तो कैसी थी देखिए, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ट्रेडिशन आर्ट ऑफ डेकोरेशन चर्चेस एंड पैलेसेस बिकेम लेस। जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, तो इन सब वजहों के मतलब ये सब जो चीज़ें स्टार्टअप हुई तो इसकी वजह से जो ट्रेडिशन वे में जो चर्चेस को पैलेसेस को जो डेकोरेशन किया जाता था वो सारा काम क्या होना धीरे धीरे कम होने लगा। मतलब कि जो काम पहले मैनुअली सारा काम मैनुअली किया जाता था, नॉर्मल ट्रेडिशन वे में उनको डेकोरेट किया जाता था, अब वो डेकोरेशन क्या हो गई धीरे धीरे कम होने लगी एंड मॉडर्निज्म या मॉडर्न स्टाइल में उसको उनको फिर डेकोरेट करने लगे। तो ये जो प्रॉपर ट्रेडिशन वे में जो डेकोरेशन का काम था वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होने लगा था टेक्नोलॉजी के
डेवलपमेंट से एंड साथ साथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से। अर्ली मॉडर्न फ्रेंच आर्टिस्ट, sorry, it is French artist. Early modern French artists like Edward Manet, Paul Cézanne, Claude Monet, etc. started artwork outside from art institute. कुछ फ्रेंच आर्टिस्ट थे जैसे कि माने, मोने एंड सेजान, पॉल सेजान, ये कुछ ऐसे आर्टिस्ट थे ये जो कि फ्रेंच आर्टिस्ट थे और इन्होंने बेसिकली आर्ट वर्कशॉप में काम न करके उसको रिजेक्ट करके आउटसाइड में, मतलब आर्ट इंस्टीट्यूट से या आर्ट वर्कशॉप से आउट होकर के इन्होंने ये खुले इन्वायरमेंट में काम करना स्टार्ट कर दिया था, जो ये भी एक तरह से एक रेवोल्यूशन ही था जो इंडिया आर्ट की फील्ड में स्टार्ट हुआ था। कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स बिकेम इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ देम टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न आर्ट। अब इन आर्टिस्टों के लिए प्रॉपर इनका एक ये बोल लीजिए कि उनकी बातचीत करने के लिए या उनके जो अपने थॉट्स थे, अपने व्यूज़ थे, अपने थिंकिंग थी, उनको एक दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ गैदरिंग करने के लिए इनका मेन जो इम्पॉर्टेंट प्लेस थे वो इनके कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट हो गए। एंड वहाँ पे जाकर के ये अपनी बातों को डिस्कस किया करते थे, अपने थॉट्स को एक दूसरे को बताते करते थे। नेक्स्ट, आइडिया ऑफ स्वदेशी इन आर्ट। अब आर्ट के फील्ड में स्वदेशी क्या आइडिया था, तो वो देखिए, स्वदेशी आइडिया इन आर्ट वर हेल्ड बाय आनंद कुमार स्वामी अराउंड 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। आर्ट के फील्ड में स्वदेशी आइडिया लाने वाले जो थे आनंद कुमार स्वामी थे एंड ये काम 19th मतलब लेट 19th टू अर्ली 20th सेंचुरी तक ये काम स्टार्ट हो गया था। नेशनलिज्म इन इंडिया, मॉडर्न आर्ट। Bengal School of Art is nationalist movement as the started by Avnindranath Tagore in late 19th century। अब आनंद कुमार स्वामी ने जो स्वदेशी आइडिया को जो क्रिएट किया था उसी काम को नेशनलिस्ट मूवमेंट में तब्दील करने का जो काम था वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने लेट 19th सेंचुरी में स्टार्ट किया था इंडिया में। एंड ये जो आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इसे बेसिकली बंगाल स्कूल के नाम से रिप्रेजेंट किया गया। कला भवन एट शांति निकेतन इज द इंडियाज फर्स्ट नेशनल आर्ट स्कूल विच वॉज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और जो कला भवन था शांति निकेतन का, शांति निकेतन दैट मीन्स जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी थी उसी के कंपाउंड में एक कला भवन था जो आर्ट का बेसिकली पूरा आर्ट की बिल्डिंग थी। उसी बिल्डिंग को, उसी कला भवन को इंडिया का फर्स्ट नेशनलिस्ट आर्ट स्कूल बनाया गया जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था, क्योंकि विश्व भारती यूनिवर्सिटी को फाउंड करने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार वर द मेन आर्टिस्ट एंड स्टूडेंट्स ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर। और जो अवनींद्रनाथ टैगोर जो बेसिकली बंगाल स्कूल मूवमेंट को या बंगाल स्कूल आर्ट स्टाइल को डेवलप कर रहे थे या उस स्वदेशी थीम को जो लेके चल रहे थे, उनके बेसिकली जो मेन आर्टिस्ट थे या उनके जो स्टूडेंट्स थे वो नंदलाल बोस, असित कुमार हलदार, ये उनके मेन स्टूडेंट्स थे या उनके आर्टिस्ट थे जिन्होंने उनके अंडर में काम सीखा एंड उनकी थीम को, उनके थॉट को लेकर वो आगे बढ़े। These artists were inspired by अजंता पेंटिंग्स, मुगल, राजस्थानी एंड पहाड़ी मिनीचर पेंटिंग्स। एंड ये चीज़ मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में ही बताई थी, क्योंकि बंगाल स्कूल के लिए जो इंस्पिरेशन थी वो बेसिकली अजंता, मुगल, राजस्थानी एंड पहाड़ी मिनीचर पेंटिंग से ली गई थी। तो ये आर्टिस्ट सभी इन्हीं पेंटिंग से इंस्पायर्ड थे। डिस्टिंक्टिव मॉडर्न अप्रोचेस इन इंडियन आर्ट। अब मॉडर्न आर्ट के लिए कौन कौन से मॉडर्न अप्रोचेस लगाए गए थे या
कौन कौन से अप्रोचेस को लगाया गया। देखिए किन किन ने अपने आर्ट के फील्ड में मॉडर्न आर्ट को मेंशन किया या किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया। गगनेंद्र नाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, जामिनी रॉय, अमृता शेरगिल, राम किंकर बैच एंड विनोद बिहारी मुखर्जी गेव दिस डिस्टिंक्टिव मॉडर्न आउटलुक टू इंडियन आर्ट। अब जो ये आर्टिस्ट थे इन्होंने इंडियन आर्ट को बिल्कुल नए तरीके से, नए आउटलुक के साथ, मॉडर्न इम्पैक्ट के साथ इसको रिप्रेजेंट किया। फॉर एग्जांपल गगनेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने अपनी आर्ट स्टाइल को ज्योमेट्रिकल लाइंस के थ्रू, मतलब ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, मतलब लाइंस को उन्होंने यूज़ किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस को, उनके थ्रू इन्होंने अपनी आर्ट स्टाइल डेवलप की, जैसे क्यूबिज्म स्टाइल बोला, एंड ये इंडिया के फर्स्ट क्यूबिज्म आर्टिस्ट माने गए थे। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने डूडल पैटर्न्स को, कैलीग्राफी में डूडल पैटर्न्स को डेवलप किया। जामिनी रॉय ने फोक आर्ट को आर्ट के फील्ड में मिक्सअप करके एक नई आर्ट क्रिएट की। अमृता शेरगिल ने इंडियन एंड यूरोपियन आर्ट स्टाइल को मिक्स करके एक नया आउटलुक क्रिएट किया। राम किंकर बैज ने, ये स्कल्प्टर थे, तो इन्होंने आर्ट के फील्ड में पहली बार सीमेंट, कंक्रीट एंड जो वायर्स होते हैं उसके थ्रू इन्होंने अपना स्कल्प्टर रेडी किया, जिसका बेस्ट एग्जांपल है संथाल फैमिली। एंड ये जो स्कल्पचर है ये लाइफ साइज स्कल्पचर है, एंड ये स्कल्पचर भी कला भवन के कंपाउंड कैंपस में ही बना हुआ है। एंड विनोद बिहारी मुखर्जी ने जो हिंदी भवन, जो क्या मतलब उसके विश्व भारती यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग, हिंदी भवन जो बिल्डिंग थी, उसकी बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने एक म्यूरल बनाया था जिसका नाम था मिडेवल संत, लाइव्स ऑफ मिडेवल संत करके एक म्यूरल को पूरा क्रिएट किया था उस बिल्डिंग की वॉल्स पे। तो और ये जो बेसिकली म्यूरल था, ये जितने भी मध्यकाल के जितने भी संत हुए थे, कबीरदास, रैदास, सूरदास, कालिदास, इनकी लाइव्स के ऊपर, ये लाइफ स्टाइल के ऊपर या इनके जीवन के ऊपर बेस्ड इस म्यूरल को उन्होंने क्रिएट किया था। तो इस तरह से नए नए आर्ट फॉर्म, नई नई टेक्निक, नई तरह के थीम के साथ इंडियन आर्ट को एक नया आउटलुक मिलता चला गया, जो प्रॉपर तरीके से एक मॉडर्न आर्ट को स्टैब्लिशमेंट मिल रहा था। तो आज के लिए इतना ही। टॉपिक से रिलेटेड कोई किसी भी तरह के डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।